नमस्कार। जो अभ्यर्थी प्रश्नों से दोस्ती कर लेता है, सफलता उससे दूरी नहीं बना पाती। इसी विश्वास के साथ आप सभी का फोकस आईएसपीसीएस में हार्दिक स्वागत है। यदि आपका लक्ष्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर शुरू हो चुका है। फोकस आईएसपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। यह टेस्ट सीरीज विशेष रूप से यूपीपीसीएस के नवीनतम पैटर्न एवं आयोग की प्रश्न पूछने की शैली को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको 5000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। आयोग की नवीनतम प्रवृत्ति पर आधारित या प्रश्न होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और यूपीएससी के चयनित पीवाईक्यू भी इसमें शामिल किए गए हैं। यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको मिलेगा प्रतिदिन न्यूनतम 50 अभ्यास प्रश्न, चयनित पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको और टॉपिक वाइज एवं सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण भी आपको प्राप्त होगा और 1-to-1 मेंटरशिप एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी आपको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शुक्रवार को करंट अफेयर की विशेष कक्षा, ताकि आपकी समसामयिक घटनाओं की तैयारी भी सशक्त हो सके। हमारा उद्देश्य केवल प्रश्न कराना नहीं, बल्कि आपको यूपीपीसीएस की सोच को समझाना, प्रश्नों का विश्लेषण करना और परीक्षा के लिए आत्मविश्वास के साथ तैयार करना है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9811504781। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। और दोस्तों, उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फोकस आईएसपीसीएस टेलीग्राम चैनल को यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अधिक से अधिक आपका प्रोत्साहन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। टॉपिक है महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, इस पर हम अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फलने फूलने वाले 16 महाजनपदों की प्राथमिक और सबसे प्रामाणिक सूची प्रदान करते हैं? पहला, अगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ। दूसरा, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। तीसरा, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ। चौथा, दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ। इसमें हमें सही उत्तर का पहचान करना है। ठीक है, तो सभी कथन क्या है? सही है। अगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ और दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, उत्तर हुआ डी। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसकी विशेषता क्या है? महाजनपद नामक बड़े क्षेत्र राज का उदय था। सभी 4 सूचीबद्ध प्राचीन ग्रंथ उनके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। अगुत्तर निकाय बौद्ध विहित ग्रंथ के सुक्त पिटक का एक हिस्सा 16 महाजनपद की सबसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति मानक सूची देता है। ठीक है, अगुत्तर निकाय। जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र भी थोड़े विभिन्न नामों के साथ एक सूची प्रदान करता है। ठीक है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख है, जिसमें मगध, कौशल और वत्स जैसे कई प्रमुख महाजनपद शामिल है। दीघी निकाय भी इन राज्यों और उनके शहरी केंद्रों की चर्चा करता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, महाजनपदों की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र विंध्यन पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर दक्कन क्षेत्र में स्थित था? ठीक है, ए अवंती, बी अस्मक, सी चेदी, डी मत्स्य। सही उत्तर है इसमें बी, अस्मक जो है एकमात्र महाजनपद विंध्यन पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में गोदावरी नदी तट के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, अस्मक की राजधानी क्या? पोतना या पोदनिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त देख लेते हैं। अवंती, चेदी और मत्स्य क्रमशः मध्य भारत, बुंदेलखंड और राजस्थान में विंध्यन पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अस्मक दक्षिण में, बाकी सब क्या है? विंध्यन पर्वतमाला के उत्तर में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, महाजनपदों की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है।
पहला कथन है कि सभी 16 महाजनपद प्रकृति में पूरी तरह से राजतंत्रात्मक थे, ध्यान दीजिएगा, जहां सत्ता पूरी तरह से वंशानुगत थी। दूसरा कथन है कि वज्जी और मल्ल प्रमुख गढ़ संघ यानी कुलीन तंत्र या गणराज्य थे, जहां शासन व्यवस्था कुल के प्रमुखों की एक परिषद द्वारा चलाई जाती थी। तीसरा, वज्र संघ 8 कुलों यानी अष्टकुल से मिलकर बना था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। उपयुक्त तत्वों में से हमें सत्य की पहचान करना है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया, ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है, उत्तर बी हुआ। पहला कथन असत्य क्यों है, देखते हैं। सभी महाजनपद राजतंत्रात्मक नहीं थे, ठीक है, जहां मगध, कौशल, वत्स और अवंती जैसे पूर्ण राजतंत्र अत्यधिक प्रभावशाली थे, वहीं कई गैर राजतंत्रात्मक रिपब्लिकन या कुलीन तंत्र के रूप में काम करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गढ़ संघ कहा जाता था, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला कथन असत्य हो गया, दूसरा और तीसरा सत्य है। वज्र संघ का ध्यान देते, वज्र संघ का मुख्यालय क्या है, वैशाली था, और मल्ल का कुशीनगर या पावा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। महाजनपदों की राजधानियों और उनके आधुनिक भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। पहला, अंग चंपा, आधुनिक भागलपुर और मुंगेर बिहार। दूसरा, काशी वाराणसी, आधुनिक वाराणसी उत्तर प्रदेश। तीसरा, मत्स्य विराटनगर, आधुनिक क्षेत्र जयपुर और राजस्थान, जयपुर का राजस्थान, ठीक है। चौथा, सूरसेन, मथुरा, आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही सुमेलित हैं, यह बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अंग चंपा सही सुमेलित है, काशी वाराणसी सही सुमेलित, मत्स्य विराट ये भी सही है, चौथा भी सूरसेन यानी आधुनिक मथुरा, ठीक है। चारों कथन सही सुमेलित है, उत्तर डी हुआ। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अवंती के शक्तिशाली साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अवंती 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। दूसरा कथन है, राजा प्रधोत यानी चंड प्रधोक्त गौतम बुद्ध के समकालीन थे और अपने उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। तीसरा कथन है, जब राजा प्रधोक्त पीलिया यानी जॉन्डिस से पीड़ित थे, तब मगध के राजा बिंबिसार ने उनके इलाज के लिए अपने शाही वैद्य जीवक को भेजा था। उपयुक्त कथनों में से हमें सत्य कथन बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, यानी उत्तर डी हुआ। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। महाजनपद काल, द्वितीय नगरीकरण का युग जिसे कहा जाता है, के दौरान प्रशासनिक और कृषि कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इस अवधि के दौरान पारंपरिक भूमि कर को दृढ़ता से संस्थागत रूप दिया गया था और यह आमतौर पर कुल कृषि उपज का 1/6 भाग तय किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा कथन है कि भूमि को मापने और फसल के हिस्सों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार शाही अधिकारी को गणमान्यका कहा जाता था। तीसरा है, कारीगरों और शिल्पकारों को मौद्रिक करों से छूट दी गई थी, लेकिन उन्हें राजा के लिए हर महीने एक दिन मुफ्त में काम करना पड़ता था। उपयुक्त कथनों में से हमें सत्य बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन 2 गलत हो गया, बाकी पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही, उत्तर बी हुआ। क्योंकि जो है भूमि को मापने और फसल के हिस्सों का आकलन करने वाले को रज्जुका या द्रोण मापक कहा जाता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित सीमांत महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। पहला, गांधार तक्षशिला व्यापार, वाणिज्यिक और उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र। दूसरा, कंबोज, राजपुर या पुंछ प्राचीन काल में घोड़ों की अपनी उत्कृष्ट नस्ल के लिए प्रसिद्ध। तीसरा, कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली मेरठ का क्षेत्र। उपयुक्त कथनों में से कितने सही सुमेलित हैं, यह हमें बताने हैं। तो यहाँ क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही सुमेलित है। गांधार तक्षशिला, कंबोज, राजपुर या पुंछ।
कुरु इंद्रप्रस्थ, यानी उत्तर डी हुआ। देख लेते हैं कि आगे एक्सप्लेनेशन में, गांधार आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जो पाकिस्तान में स्थित, इसकी राजधानी तक्षशिला उच्च शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनी, जिससे चाणक्य और पाणिनि जैसे विद्वानों को क्या है आकर्षित किया। कंबोज गांधार के ठीक उत्तर में आधुनिक पाकिस्तान तजाकिस्तान सीमा पर स्थित। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मगध के उत्कर्ष और हर्यक वंश की गतिशील रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला, राजा बिंबिसार कौशल, वैशाली और मद्र के साथ वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने वाले पहले शासक थे। दूसरा, बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु ने वज्र संघ के खिलाफ महाशिलाकंटक यानी गुलेल जैसा बड़ा यंत्र और रथ मूसल यानी ब्लेड से लैस रथ जैसे नए सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया था। तीसरा, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर इसके रणनीतिक स्थान के कारण मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। उपयुक्त कथनों में से हमें सत्य बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला भी कथन सत्य है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, उत्तर डी हुआ। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन कारकों ने अन्य सभी महाजनपदों को वश में करने में मगध की अंतिम भू राजनीतिक सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया? पहला, दक्षिण बिहार में समृद्ध लौह अयस्क के भंडार की निकटता, जिससे बेहतर हथियारों का बड़े पैमानों पर उत्पादन संभव हुआ। दूसरा, इसकी राजधानियों की रणनीतिक स्थिति राजगृह 5 सुरक्षात्मक पहाड़ियों से घिरा और पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग। तीसरा, जलोढ़ मैदान में पहली बार बड़े पैमाने पर युद्ध हाथियों का व्यापक उपयोग। चौथा, गंगा के मैदानों की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी, जिसने बड़े पैमाने पर कृषि अधिशेष और नियमित कर संग्रह सुनिश्चित किया। सभी कथन क्या है यहाँ सत्य है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उत्तर डी हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, महाजनपद काल के दौरान व्यापार, शहरी अर्थव्यवस्था और मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सत्य बताना है। ठीक है, पहला है कि इस काल में भारत में पहली बार आहत सिक्कों यानी पंचमार्क वाले सिक्के के रूप में नियमित धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ, जो मुख्य रूप से चांदी और तांबे के बने होते थे। दूसरा, श्रेणी व्यापारियों और शिल्पकारों का एक अत्यधिक संगठित संघ या नियम था, जो कीमतें तय करता था, गुणवत्ता बनाए रखता था और यहां तक कि बैंक के रूप में भी कार्य करता था। तीसरा कथन है कि समकालीन साहित्य में एक व्यापारी संघ के प्रमुख या किसी शहर के सबसे अमीर व्यापारी को सेठी या श्रेष्ठी कहा जाता था। यहां में सत्य बताने हैं। पहला भी कथन सत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा भी सत्य है, उत्तर डी हुआ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाजनपद युग में एक जटिल मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जन्म देखा गया, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली को आहत सिक्कों, जिन्हें करसापड़ या पड़ कहा जाता था, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या है, आहत सिक्कों के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया, जो चांदी और तांबे के टुकड़ों पर सूर्य, अर्धचंद्र या पहाड़ियों जैसे प्रतीकों को ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के सामाजिक आर्थिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना और सही कथन बताना है। ठीक है, पहला कि लोहे के कृषि उपकरणों के प्रयोग से गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, जिसमें पशुधन की रक्षा अनिवार्य थी, जबकि वैदिक यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बल दी जा रही थी। दूसरा, इस काल में सिक्कों के प्रचलन यानी आहत सिक्के और व्यापार के विकास के कारण वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हुई, परंतु धर्मशास्त्र में उन्हें सामाजिक पदानुक्रम में तीसरा स्थान प्राप्त था। तीसरा, बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तुलना में वैश्यों और शूद्रों को अपने संघ में प्रवेश देकर सामाजिक समानता का समर्थन किया। तो हमें सही बताने थे। तो सभी कथन क्या है सत्य, पहला, दूसरा, तीसरा, उत्तर सी हुआ।
प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही सुमेलित है यह बताना। ठीक है, कौन से सही सुमेलित हैं। पहला है कि बुद्ध का जन्म कमल और सांड। दूसरा महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग घोड़ा। तीसरा संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष जिसे पीपल। चौथा धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश स्तूप के रूप में। तो यहाँ क्या है, पहला भी सही सुमेलित है, दूसरा भी सही सुमेलित है, तीसरा भी सही सुमेलित, चौथा गलत है। तो इस हिसाब से उत्तर क्या हुआ, एलिमिनेट करके ए। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश किससे दर्शाया गया है, पहिया से। ठीक है, ना कि स्तूप से। स्तूप से महापरिनिर्वाण। महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सिद्धार्थ यानी बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बौद्ध कला में उनके जन्म का प्रतीक कमल पवित्रता का सूचक और सांड जो है यौवन और शक्ति का सूचक है। गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में रात में चुपके से अपना घर छोड़ दिया था। उनके प्रिय घोड़े का क्या नाम है, कंटक। ठीक है, जो गति और संसार त्याग का सूचक है घोड़ा। और प्रथम उपदेश जो है सारनाथ के मृगदाओं में दिया। पहला उपदेश पहिया या धर्म चक्र प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। स्तूप वास्तव में बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक है जो कुशीनगर में हो। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, कथन कारण पर विचार करना है। कथन, बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में सब कुछ क्षणिक और अनित्य है, यहाँ तक कि मानव आत्मा भी अस्थायी नहीं है। फिर भी बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार करता है। कारण, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की किसी अपरिवर्तनीय या नित्य आत्मा का नहीं बल्कि निरंतर प्रवाहित होने वाली चेतना और संचित कर्मों के प्रभाव का होता है जो प्रतिद्य समुत्पाद के सिद्धांत से संचालित है। सही कूट हमें चुनना है। यहाँ कथन भी सही है और कारण भी सही है और दोनों क्या है, व्याख्या भी करते हैं। उत्तर ए हुआ। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। जैन धर्म की दार्शनिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना और सत्य बताना है। पहला, स्याद्वाद या सप्तभंगिन्य जैन धर्म का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी वस्तु के संबंध में हमारे निर्णय सापेक्ष और सीमित होते हैं। दूसरा, अनेकांतवाद जैन धर्म का तत्व मीमांसा सिद्धांत है जो यह मानता है कि सत्य या वास्तविकता के अनंत पहलू होते हैं। तीसरा, जैन दर्शन सृष्टि के निर्माता के रूप में एक सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है जिसने ब्रह्मांड के नियमों को नियंत्रित किया है। तो यहाँ पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, असत्य कथन को देखते हैं कि जैन दर्शन स्पष्ट रूप से निरीश्वरवादी है। यह किसी भी ऐसे सृष्टिकर्ता ईश्वर को खारिज करता है जिसने दुनिया बनाई हो। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार यह ब्रह्मांड शाश्वत है, यह कभी नष्ट नहीं होता और यह 6 द्रवों जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के माध्यम से स्वतः ब्रह्मांडीय नियमों से संचालित होता है। ठीक है, इसलिए यह कथन गलत था। तीसरा 1 2 सही। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, बौद्ध संगीतियों के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। ठीक है, पहला, पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में और मोगली पुत्तिस्तिक की अध्यक्षता में तीसरा बौद्ध संगीति। दूसरा, वैशाली में कालाशोक यानी शिशुनाग वंश के शासनकाल में सापकामी की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति। तीसरा, राजगृह की
सप्तपदी गुफा में अजात शत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संघी थी। चौथा, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संघी थी। तो सही क्रम है पहला, ये हो जाएगा 3 वाला, ठीक है। उसके बाद आता है वैशाली में कालाशोक, उसके बाद तीसरी बौद्ध संघी थी, उसके बाद चौथी, ठीक है। उत्तर ए हुआ 3 2 1 4। ट्रिक देख लीजिए, RVPK और किसकी अध्यक्षता में हुआ, सॉरी किसके संरक्षण में हुआ, तो यह ध्यान दीजिए अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न और पंच महाव्रत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला, जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र शामिल है। दूसरा, पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थंकर ने 4 महाव्रत दिए, अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर ने इसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। तीसरा कथन है कि जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ किसी भी प्रकार की हिंसा न करना है, जबकि आस्तेय का अर्थ संपत्ति का संचयन न करना है। उपयुक्त कथनों में से हमें सही बताने हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन क्या है, गलत है, ठीक है, ये उल्टा है। अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति का संचय न करना, ठीक है, जबकि आस्तेय का अर्थ है किसी प्रकार की हिंसा न करना। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। कथन, मौर्य काल के अंत में जैन धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। कारण, मगध में आए 12 वर्षों के भीषण अकाल के दौरान भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने कठोर नियमों का पालन किया, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुके भिक्षुओं ने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। तो यहाँ क्या है, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। उत्तर ए हुआ। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। बौद्ध साहित्य और उनकी विषय वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला है विनय पिटक, बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए अनुशासनात्मक नियम और आचार संहिता। दूसरा, सुक्त पिटक, गौतम बुद्ध के धार्मिक विचार, उपदेश, संवाद और नैतिक सिद्धांत। तीसरा, अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या। उपयुक्त में से कितने कथन सही सुमेलित हैं, ठीक है, ये हमें बताने हैं। तो यहाँ क्या है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी, तीनों कथन सही सुमेलित है। विनय पिटक बौद्ध संघ के भिक्षु और भिक्षुओं के लिए अनुशासनात्मक नियम और आचार संहिता थे। सुक्त पिटक गौतम बुद्ध के धार्मिक विचार, उपदेश, संवाद और नैतिक सिद्धांत है। और तीसरा, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के उदय और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य बताना है, ठीक है। पहला, महायान संप्रदाय ने बुद्ध को एक महापुरुष के बजाय एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया और मूर्ति पूजा की शुरुआत की। दूसरा, इस संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद प्राप्त करना था, जो स्वयं की मुक्ति या निर्वाण पर बल देता है। तीसरा, महायान संप्रदाय ने बोधिसत्व की अवधारणा को विकसित किया, जो दूसरों के कल्याण और मुक्ति के लिए अपने निर्वाण को विलंबित करते हैं। सत्य हमें बताने हैं। तो यहाँ क्या है, पहला कथन सत्य और दूसरा भी सत्य, दूसरा कथन क्या है, गलत है। उत्तर सी हुआ।
अर्थ बनाम बोधित हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्थ पद प्राप्त करना था, जिसमें कठोर साधना से केवल व्यक्ति अपनी मुक्ति यानी निर्वाण पर केंद्रित करता है। इसके विपरीत महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व की अवधारणा है। बोधिसत्व वह करुणामयी जीव है जो स्वयं को निर्वाण प्राप्त करने की योग्यता रखने के बावजूद संसार के सभी दुखी जीवों को मुक्ति दिलाने में मदद करने के लिए अपने निर्वाण को स्वेच्छा से टाल देता है। ठीक है, इसलिए कथन 2 गलत था, क्योंकि अर्थ हीनयान का आदर्श है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच समानताओं और असमानताओं के संदर्भ में हमें विचार करना है। ठीक है, और सही कथन बताना है। पहला, दोनों धर्मों ने वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को खारिज कर दिया और ब्राह्मणवादी यज्ञीय कर्मकांडों का विरोध किया। दूसरा, जहां बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, वहीं जैन धर्म ने कठोर तपस्या, कायाक्लेश और अहिंसा के अत्यधिक उग्र रूप की वकालत की। तीसरा, दोनों धर्मों ने वर्ण व्यवस्था की पूरी तरह से निंदा की और माना कि किसी व्यक्ति का जन्म किसी वर्ण में हुआ है, इसका उसके आध्यात्मिक उत्थान से कोई संबंध नहीं है। सत्य कथन बताने थे। ठीक है, तो यहाँ केवल 2 कथन सही है, पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। उत्तर बी हुआ। तीसरा क्यों गलत है या देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था पर दृष्टिकोण, यहाँ पर एक बारीकी अंतर है जो अक्सर छात्र गलत करते हैं। दोनों धर्मों में जन्म आधारित सामाजिक भेदभाव का विरोध क्या है, जरूर हुआ, लेकिन वर्ण व्यवस्था की पूरी तरह से और समान रूप से निंदा नहीं की। ठीक है, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को सामाजिक विषमता का मूल मानकर इसकी कड़ी आलोचना की, लेकिन जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की पूरी तरह निंदा नहीं की है। महावीर के अनुसार व्यक्ति अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही उच्च या निम्न वर्ण में जन्म लेता है। ध्यान देने वाली बात है, महावीर ने क्या कहा। ठीक है, लेकिन वह इस जन्म में सदाचार सम्यक चरित्र अपनाकर मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। तो दोनों धर्मों में वर्ण व्यवस्था की पूरी तरह क्या निंदा नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। जैन वास्तुकला और मूर्ति कला के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन बताना है। पहला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर और विशाल एकास्म यानी मोनोलिथिक मूर्ति का निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाया था। दूसरा, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों के मंत्रियों द्वारा पूरी तरह से सफेद संगमरमर से करवाया गया था। तीसरा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित पार्श्वनाथ और आदित्य नाथ मंदिर पूरी तरह से केवल चंदेल शासकों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए गए थे। सत्य कथन बताने थे। तो यहाँ क्या है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, यानी केवल 2 कथन सत्य हैं। देखते हैं क्यों गलत है तीसरा कथन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। यह बात सही है। यहाँ क्या है, हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिर जैसे पार्श्वनाथ और आदिनाथ मंदिर भी हैं, लेकिन यह बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं बल्कि जैन अनुयायियों के लिए पूजा के लिए बनवाए गए थे। किस शैली में, नागर शैली में। ठीक है, खजुराहो के बौद्ध मंदिर से संबंधित रचनाएं ना के बराबर हैं, तो इसलिए तीसरा कथन गलत हुआ, जैन भिक्षुओं के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। बौद्ध धर्म के विकास और उसके बाद के संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और सही सुमेलित है यह बताना है कौन कौन से। ठीक है, पहला, थेरवाद बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन रूढ़वादी रूप से जो पाली ग्रंथों को प्रमाणिक मानता है। दूसरा, वज्रयान बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप जिसमें मंत्र, तारा देवी की पूजा और तंत्र मंत्र को प्रधानता दी गई है। तीसरा, माध्यमिक या शून्यवादिता इस दर्शन में प्रतिपादक नागार्जुन थे जो मानते थे कि संसार की सभी वस्तुएं सापेक्ष और स्वभाव शून्य हैं। तो पहला भी कथन सही है, सही सुमेलित है, दूसरा भी सही सुमेलित है और तीसरा भी सही सुमेलित है। उत्तर डी हुआ। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कथन और कारण पर विचार करना है। कथन, बौद्ध धर्म भारत से बाहर श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, तिब्बत में व्यापक रूप से फैला, लेकिन जैन धर्म मुख्यतः भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर ही सीमित रहा। कारण,
बौद्ध धर्म ने लचीला रुख अपनाया, स्थानीय संस्कृतियों के साथ तालमेल बिठाया और राजाओं जैसे अशोक कनिष्क ने इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया, जबकि जैन धर्म के अत्यधिक कठोर अहिंसा और तपस्या के नियमों के कारण या विदेशों की संस्कृतियों में आसानी से स्वीकार नहीं हो सका। तो दोनों जो है सही है, उत्तर ए हुआ, ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, जैन धर्म अहिंसा और तपस्या के कठोर नियमों के कारण ज्यादा नहीं फैल सका। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश किस महाजनपद की राजधानी में दिए थे और उनका अंतिम उपदेश प्राप्त करने वाले भिक्षु कौन थे? ए मगध के आनंद, बी कौशल के सुभद्र, सी वज्र यानी वैशाली के उपाली, डी मल्ल कुशीनगर के मोगली कुतिश। उत्तर बी हुआ, कौशल यानी वर्तमान श्रावस्ती के सुभद्र। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। जैन संगीति के आयोजक के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला, वल्लभी यानी गुजरात में देवर्धगढ़ी क्षमाश्रणम की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति, जहां बिखरे हुए जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन और लिपिबद्धकरण किया गया। दूसरा, पाटलिपुत्र यानी बिहार में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति, जिसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ और जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। तो प्रथम जैन संगीति पहले होगा, उसके बाद उत्तर बी हुआ। तो साथियों, आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आज की चर्चा ने न केवल आपके उत्तरों का मूल्यांकन किया होगा, बल्कि आपकी अवधारणाओं को भी और अधिक स्पष्ट किया हुआ होगा। याद रखिए, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, सही विश्लेषण और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता से मिलती है। यदि आपने अभी तक फोकस ISPCS की UPPCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो अभी जुड़िए और अपने लक्ष्य की तैयारी को नई दिशा दीजिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको 5000 उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न मिलेंगे। प्रतिदिन न्यूनतम 50 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। सिलेक्टेड PDF नोट्स भी दिए जाएंगे और 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्राप्त होगा। हर शुक्रवार को विशेष करंट अफेयर सेशन आपको प्राप्त होगा। UPPCS पैटर्न पर आधारित विस्तृत एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फोकस ISPCS चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आज के 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा और आप अगला टेस्ट किस विषय पर प्राप्त करना चाहते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।